Hello students, welcome back to my YouTube channel. Our next topic is motion under gravity. अच्छा देखिए, if an object is released from height, it is accelerated downward under the influence of a gravity with acceleration due to gravity. देखिए हम आपको एक चीज़ समझाते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोई हाइट है, ठीक है, कोई हाइट है ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड का सरफेस है, क्लियर, ये ग्राउंड सरफेस है, ये कोई आपकी हाइट है, ठीक, चाहे आप बिल्डिंग पे खड़े हो, चाहे टावर पे खड़े हो, कहीं पे भी आप खड़े हो, ठीक है. जब किसी हाइट से किसी बॉडी को आप रिलीज करो, ना कि थ्रो करो, ठीक है, जब आप किसी हाइट से किसी बॉडी को जब आप रिलीज़ करते हैं तो वो बॉडी नीचे की तरफ ही मोशन करती है, ऐसे नीचे की तरफ ही आती है, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ ज़रा और ध्यान दो. चलो आप तो यहाँ पे रिलीज़ कर रहे थे, बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी. जब आप बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड, तब भी वो कुछ समय के बाद नीचे आना शुरू कर देती है ना. यानी कि ज़रूर उस बॉडी पे नीचे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है. वो फोर्स किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटी की वजह से लगता है. ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या होती है, नीचे की तरफ आती है. जब वो बॉडी नीचे की तरफ आने लगती है तो वो एक्सेलरेट करती है, ठीक है, विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी. दैट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन होता है ये भी क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है. ये एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से है? इस ग्रेविटी की वजह से आया है. तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या नाम देते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्लियर, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. यानी कि जब भी बॉडी को रिलीज़ किया जाए या फिर ऊपर की तरफ फेंका जाए तो वो बॉडी नीचे की तरफ ही आती है. पर फिलहाल हम अपना जो स्टडी है उसे हम इस केस तक रखेंगे, रिलीज़ वाले केस तक, ठीक है. जब भी हम बॉडी को रिलीज़ करते हैं तो बॉडी नीचे की तरफ आती है विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच क्रिएट्स ड्यू टू द ग्रेविटी. ओके, ठीक है. अगर जब ये बॉडी नीचे आती है तो आपको ये लग रहा है कि ग्रेविटी हमेशा क्या है, नीचे की तरफ एक्ट करी, चाहे बॉडी को ऊपर फेंको चाहे बॉडी नीचे आ रही हो, तो ग्रेविटी क्या है, हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट कर रहा है. तो हम किसी भी मोशन के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को जानते हैं. दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं हम. जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उसके लिए हम ये 3 इक्वेशंस अप्लाई करते हैं. और कैसा वो मोशन कर रही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रही हो. तो यहाँ पे भी तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही हुआ है, ठीक है. यानी इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. कैसे अप्लाई करेंगे, ज़रा इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा. बॉडी रिलीज की जा रही है, दैट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं. साइन कन्वेंशन आपके लिए पहला वर्ड होगा शायद क्लास 11th के लिए. पर देखिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, आप लोग सीखते आए हैं, क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे. ऐसे होता है, ये प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है ना. बॉडी को अगर आप ऊपर फेंक रहे हो, ठीक है, बॉडी मान लो ऊपर की तरफ मोशन कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव हुआ, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हुई, ठीक है. अगर बॉडी नीचे की तरफ मोशन कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव लोगे, वेलोसिटी भी नेगेटिव लोगे. क्यों? क्योंकि देखो साइन कन्वेंशन का मतलब ये है ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ चाहे वेलोसिटी हुई, एक्सेलरेशन हुआ, ये सब वेक्टर क्वांटिटी, इन सब के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. तो डायरेक्शन को हम साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो जब भी मोशन ऊपर की तरफ होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं, और बॉडी जब नीचे की तरफ मोशन करती है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को निगेटिव लेते हैं. रही बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो ज़रा ध्यान से देखो, जब बॉडी को रिलीज़ कर रहे थे तब भी ग्रेविटी कहाँ थी, नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी. जब बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके तब भी ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही थी, नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी. यानी जो ग्रेविटी होती है वो हमेशा कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड एक्ट करती है, क्लियर. तो इसलिए हर केस में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगी वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्लियर, ठीक है. इस जी की वैल्यू को, और जो कंडीशन थी हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद यहाँ पे किया है, u इज इक्वल टू 0, इन दोनों कंडीशन को अगर हम अपने इन 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस में अप्लाई करें तो हमारे पास
क्या फॉर्मूला मिलेंगे, हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, ध्यान से देखिएगा। v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 प्लस a की जगह माइनस जी इंटू टी, तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू माइनस जी टी। ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी में ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ऐसे ही s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए देखोगे तो s इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू टी, एस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन अंडर द ग्रेविटी। ओके, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आप क्या देखोगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू 0 प्लस 2 माइनस जी एस, तो आप लिखोगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 जी एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई करेंगे आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है, ये था मोशन अंडर ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में एक ब्लू बॉक्स के अंदर होगा। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में फ्री फॉल समझाया था। ठीक है, आप पीछे की वीडियोस में जाके फ्री फॉल आप समझ सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको फ्री फॉल समझाया था, वो भी एनसीईआरटी के एक ब्लू बॉक्स में था। एक ये टॉपिक भी एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स में होगी, ध्यान से देख लीजिए, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, फ्री फॉल तो मैंने समझा दिया, अब इस लॉ को हम देखते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टूल है टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जिन क्वेश्चंस को आप 2-3 मिनट में लगाते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है या और फ्री फॉलिंग की कंडीशन है, आप उसको 2-3 मिनट में सॉल्व कर रहे हो, तो आप चाहो तो इसका यूज़ करके फटाफट आप उसको कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल। ये कहता क्या है, चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो ने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लीजिए एक हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, ये आपका ग्राउंड का सरफेस है, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, और ये कोई हाइट है, हाइट। ठीक है, इस हाइट से, यहाँ से ऊपर से आपने किसी बॉल को छोड़ा। ठीक है, आप छोड़ रहे हो, देखो, ठीक है, छोड़ रहे हो। अब आप एक काम करो, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये इसी पाथ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये इसी पाथ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब जब आप इसको छोड़ोगे तो आप एक काम करो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखो कि इसकी हाइट कैसी है। मान लीजिए जब आप इसको छोड़ रहे हैं, इस वक्त t1 इज इक्वल टू क्या है, 0 सेकेंड है। ठीक है, हर 1 सेकेंड के बाद, देखिए अब 1 सेकेंड के बाद ये मान लेते हैं कि बॉडी कहाँ पहुँची, यहाँ पहुँची। t2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बॉडी यहाँ पहुँची। जब अगले आप सेकेंड में देखोगे, अगला 1 सेकेंड कहो या फिर 2 सेकेंड कहो, तो बॉडी कहीं यहाँ कहीं होगी। जैसे मान लो थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे है t3 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, बॉडी यहाँ पे आ जाएगी। अगले सेकेंड में, यानी कि अगला आप जैसे ही लेंगे 3 सेकेंड, बॉडी कहाँ हो जाएगी, आपके ग्राउंड पे आ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हमने इक्वल टाइम इंटरवल तो लिया, हर टाइम में देखो, यहाँ पे 0 सेकेंड है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, इसके बीच में टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का है। यहाँ से यहाँ तक के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकेंड का है। ठीक है, तो आप देख रहे हो इंटरवल तो सेम है, बट ये जो हाइट यानी जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है हर एक इंटरवल में, वो सेम नहीं है। मान लेते हैं कि इसने फर्स्ट इंटरवल में h1 डिस्टेंस कवर किया, इस सेकेंड वाले इंटरवल में इसने h2 डिस्टेंस कवर किया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तीसरे इस वाले इंटरवल में इसने h3 डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अगर आपको ये ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है कि ये क्यों ऐसे कर रहा है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे एक कैमरा लगा दो, स्टैंड लगाओ और यहाँ पे एक कैमरा लगा दो। ठीक है, इसको सेट कर दो कि तुम हर 1 सेकेंड के बाद, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे 1 सेकेंड लो टाइम इंटरवल, चाहे 2 सेकेंड लो, चाहे 5 सेकेंड लो, कोई भी टाइम इंटरवल आप सेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है। ठीक है, लेकिन एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, मान ले आपको समझाने के लिए हम 1 सेकेंड ले रहे हैं, 1 सेकेंड की सेटिंग कर दीजिए इसमें, ताकि ये हर 1 सेकेंड के बाद ये फ़ोटो खींचता रहे। ठीक है, मान लीजिए अभी स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, 1 सेकेंड के बाद जब इसने फ़ोटो खींची तो उसने पाया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, अगले 1 सेकेंड के बाद जैसे इस टाइम हुआ तो इसने देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, फिर अगला 1 सेकेंड जैसे आया उसने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है,
ये फ़ोटो रिकॉर्ड करना चाहिए, ये नहीं कि स्नैपशॉट लेके 1 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद ले, फिर 10 सेकंड के बाद ले, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद लेना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि जो ये हाइट इसने कवर, ये जो डिस्टेंस इसने कवर की है, ये इक्वल नहीं है। तो गैलीलियो ने क्या ऑब्जर्व किया, गैलीलियो ने कहा अगर आप, इसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, वो भी हम बताएंगे। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ऑब्जर्व किया जाए तो हर इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर करता है उसका रेशियो ऑड नंबर के फॉर्म में होता है। नहीं समझ में आया ना? चलिए हम समझाते हैं आराम आराम से। इन्होंने कहा कि हर एक, अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फ्रीली बॉडी को ऑब्जर्व करें, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है, हर चीज़ के बीच में कितना टाइम इंटरवल, 1-1 सेकंड का है। अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल में फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ऑब्जर्व करें तो हर एक इंटरवल में, यानी इस इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, h1, हर एक इंटरवल में जो उसने डिस्टेंस कवर की है, पहले वाले फर्स्ट सेकंड में इसने h1 डिस्टेंस कवर की थी, दूसरे वाले सेकंड में इसने h2 डिस्टेंस कवर की थी, तीसरे वाले सेकंड में इसने h3 डिस्टेंस कवर की थी, ठीक है। अगर आप इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फ्रीली फॉलिंग बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो हर एक इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर की है उसने, उसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो वो ऑड नंबर के फॉर्म में आएगा। समझ में आया? अगर ऐसे ही h4 होता तो आगे यहाँ पे क्या होता, 7 होता। ऐसे ही अगर आगे h5 होता, उस ऐसे करके हम रेशियो निकालते जाते तो ये 9 आता, ठीक है। यानी कि ये h1 1 मीटर कवर किया, ये h2 3 मीटर कवर किया, ये h3 5 मीटर कवर किया। जरूरी नहीं है कि मीटर ही कवर करे, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड कर सकता है। क्लियर? यानी कि उन्होंने बस यही ऑब्जर्व किया, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में फ्रीली फॉलिंग बॉडी को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हर एक टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उन डिस्टेंसेस का रेशियो ऑड नंबर के फॉर्म में होता है। मन में आ रहा होगा, प्रूफ करिए इस चीज़ को, है ना। चलिए भाई, आपकी भी बात मान लेते हैं, हम प्रूफ करते हैं। एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए कि ये जो h1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो h2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो h3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो s1 है, वो डिस्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, उसको हम मान लेते हैं, सॉरी ये देखिए हाइट बीच में लिख दिया है, आप मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो s2 है, मान लिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको मान लेते हैं कि s3 है, मान लिया, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, ये जो h1 डिस्टेंस था ये 1 सेकंड में कवर हुआ, ये जो h2 डिस्टेंस था ये भी 1 सेकंड में कवर हुआ, ये जो h3 डिस्टेंस था ये भी 1 सेकंड में कवर हुआ। लेकिन ये जो s1 डिस्प्लेसमेंट है ये 1 सेकंड में कवर हो रहा है, ये जो s2 डिस्प्लेसमेंट है ये 2 सेकंड में कवर हो रहा है, ये जो s3 डिस्प्लेसमेंट है ये 3 सेकंड में कवर हो रहा है। समझ में आई बात? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। सिंस इट इज़ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी तो हम s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt² भी रख सकते हैं, ठीक है। अब मन में आ रहा होगा मैम आपने तो यहाँ पे 0 बताया था, तो रख लो, s इज इक्वल टू 0 ही तो है हर केस में, s इज इक्वल टू माइनस हाफ gt²। ये चीज़ समझ में आई सबको? इतना तो मैंने लिख दिया, ठीक है। ज़रा एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, मैथमेटिकली एक चीज़ देख लो, जो ये h1 डिस्टेंस है बेटा, ये जो h1 डिस्टेंस है ये इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के बराबर ही होगा, यानी इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। h1 डिस्टेंस है बेटा, मैं लिख दूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, h1 डिस्टेंस है, s1 जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होता है, हर केस में नहीं पर यहाँ पे तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। क्लियर? ठीक है। तो अगर h2 हमको निकालना होगा तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इस s2 में से
S1 को माइनस कर देंगे तो H2 की वैल्यू पता चल जाएगी। S2 माइनस S1 करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमें H2 की वैल्यू पता चल जाएगी। क्लियर? ठीक है। ऐसे ही अगर हमें H3 निकालना होगा तो हम S3 माइनस S2 कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमें H3 पता चल जाएगा। तो अब हमें S1 निकालना है, S2 निकालना है, S3 निकालना है, फिर इस तरह से सॉल्व करना है, H1 H2 की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उनका रेशियो निकालना है। देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, अब समझ में आया? तो चलिए S इज इक्वल टू ये है, तो S1 की वैल्यू क्या होगी, यानी टाइम 1 पे। ठीक है, S1 की वैल्यू क्या होगी, -1/2 जी। इसने कितने टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 1 सेकेंड में, यानी 1 का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो -g/2 लिख सकते हो। ठीक है, S2 निकालो बेटा। S2 ये डिस्प्लेसमेंट, ये S2 की वैल्यू कितनी है, ये कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 2 सेकेंड में। S2 जो है बेटा, ये S2 जो है ये कितने सेकेंड में कवर किया है, 2 सेकेंड में किया है। तो S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 जी, टी की वैल्यू 2 का स्क्वायर। हम यहाँ 2 से 2 नहीं काटेंगे, ठीक है, हम इसको ऐसे रखे रहेंगे। ये हो जाएगा 2 2 4, तो आप लिख सकते हो 4g/2 लिख सकते हो बेटा। ठीक है, S3 निकालो। S3 निकालोगे -1/2, मेरा माइनस थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, जी टी। ये S3 जो है, ये वाला जो S3 है, ये कितने टाइम में कवर किया है, 3 सेकंड में। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो 3 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे, माइनस 9g/2, 9g/2 हो गया। चलो अब H1 की वैल्यू फाइंड करो। H1 की वैल्यू हो गई मॉड ऑफ S1। मॉड ऑफ S1 का मतलब बेटा मैग्नीट्यूड, इसको मॉड भी बोलते हैं। आओ क्लास 11th में तो आ ही गए हो, अब क्या हो गए, इसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। ठीक है, H1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ S1 इज इक्वल टू, S1 की वैल्यू -g/2 है, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम लिख सकते हैं g/2। H2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ S2 माइनस S1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ S2 की वैल्यू कितनी है बेटा, -4g/2 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है, -g/2 इसका मैग्नीट्यूड लेना है। पहले इसको सॉल्व करो। -4g/2, ये 9 नहीं है, 4g है। ठीक है, -4g/2 माइनस प्लस 4g, ठीक है, 4g/2 प्लस g/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -3g/2। मैग्नीट्यूड से इसको मतलब इससे बाहर निकालोगे तो आप लिख सकते हो 3g/2। इतनी चीज़ सबको समझ में आई? ठीक है, H3 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो मॉड ऑफ S3 माइनस S2। इसको करोगे तो आप लिखोगे S3 की वैल्यू बेटा -9g/2 माइनस S2 की वैल्यू कितनी है, -4g/2। फिर इसको सॉल्व करो, -9g/2 प्लस 4g/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड में -5g/2। इसको इससे बाहर करोगे तो लिखोगे 5g/2 लिख दिए। चलो अब H1 इज टू H2 इज टू H3, इसका रेशियो निकालो। तो H1 की वैल्यू g/2 इज टू H2 की वैल्यू 3g/2, H3 की वैल्यू 5g/2। अब रेशियो निकाल रहे हो तो जो कॉमन होगा वो तो कट ही जाएगा, g/2 g/2 g/2, क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 1:3:5। समझ में आया? Therefore H1 इज टू H2 इज टू H3 इज इक्वल टू क्या है, 1:3:5। दिस इज योर प्रूफ फॉर द गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। सबको समझ में आया बेटा? चलिए एक हल्का हल्का न्यूमेरिकल आपके टिपिकल लेवल पे इसके ऊपर हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल ऑन गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। पहला क्वेश्चन सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है, ठीक है। अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेज h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द रिलेशन बिटवीन h2 h3 इज, अच्छा ये तो एकदम डायरेक्टली आपके गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर पे मिल गया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, ऐसे ये कोई हाइट है और कोई भी बॉडी गिर रही है, ठीक है ना, ये बॉडी गिर रही है। पहले 5 सेकेंड में वो कुछ नीचे आएगी, 5 सेकेंड में वो h1 नीचे आई, h1 डिस्टेंस कवर किया। अगले 5 सेकेंड में उसने h2 डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकेंड में। फिर अगले 5 सेकेंड में उसने h3 डिस्टेंस कवर किया, अगले 5 सेकेंड में, ठीक है। तो आप बताइए द रिलेशन बिटवीन h1 h2 h3 में
क्या रिलेशन है, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ज़रा ध्यान से देखो, अभी अभी गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर में हमने देखा कि अगर इक्वल टाइम इंटरवल में फ्रीली फॉलिंग बॉडी को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हर एक इंटरवल में वो जो डिस्टेंस कवर करता है, उन डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर के फॉर्म में होता है। यानी आप कह सकते हो ये, ठीक है, आप कह सकते हो H1:H2:H3 जब हम करेंगे तो ये 1:3:5 में आएगा, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, ज़रा इस चीज़ को देखो, अगर पहले पार्ट को लो, कुछ लोग यहाँ से डायरेक्टली समझ गए होंगे कि हम कर सकते हैं H1/1 = H2/3 = H3/5, इसका मतलब यही है। ठीक है, डायरेक्टली कुछ लोग का तेज दिमाग होता है, वो लोग समझ जाते हैं। ठीक है, यही होगा। पर देखिए ये आंसर आया कैसे। अगर हम फर्स्ट पार्ट को इतने को लें, H1:H2 को लें, तो आप लिख सकते हैं H1/H2 = 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से H1 = आप लिख सकते हैं H2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। सेकेंड पार्ट को लो, सेकेंड पार्ट को जब आप लोगे H2/H3, तो H2 कितना चला था 3 और H3 कितना चला है 5, तो 3 को इधर लाओ, H3 को उधर लेके जाओ, तो आप लिख सकते हो H2/3 = H3/5। तो H1 किसके बराबर है, H2/3 के, और H2/3 किसके बराबर है, H3/5 के, H3/5। समझ में आया? देखो वही चीज़ आई कि नहीं, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल का मतलब इक्वल इंटरवल हो गया। ठीक है, फ्रॉम ए टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक, लिख लेना, ग्राउंड हो गया। 5 मीटर के ऊपर पे हम 3 टैप बना रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों बनाया है। ये हमारा टैप है, जबकि ऐसा कोई टैप होता नहीं है। ठीक है, ये हाइट पूरी कितनी है, 5 मीटर की है, क्लियर। 5 मीटर के ऊपर एक टैप है, हर एक रेगुलर इंटरवल पे वाटर ड्रॉप क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, वाटर ड्रॉप्स फॉल, यानी कि हर एक रेगुलर इंटरवल पे कर रहा है। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। चलो 3 ड्रॉप को गिराना है। फर्स्ट ड्रॉप t = 0 पे, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे होगा। ठीक है, t = t पे, किसी टाइम t पे, कोई भी फिक्स टाइम इंटरवल अपनी मर्जी से मान लो, 1 मानना है 1 मान लो, कुछ भी मानना है मान लो, हम t मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट ड्रॉप कुछ नीचे आ जाएगा, तब यहाँ से सेकेंड ड्रॉप निकल रहा होगा। ठीक है, फिर अगले t = 2t पे, अब ये फर्स्ट वाला ड्रॉप एकदम नीचे आ जाएगा, सेकेंड वाला ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, थर्ड वाला ड्रॉप निकल रहा होगा, जस्ट लीव बोला है ना, द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग, मतलब वहाँ से निकल रहा है। कब, जब फर्स्ट ड्रॉप टच कर चुका है ग्राउंड को, अब ये निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो आप ये बताओ, बताना क्या है, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। इस टाइमिंग पे सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर है ग्राउंड से। ठीक है, यानी कि ये फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन थी। फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में टाइम इंटरवल सेम होता है। जब टाइम इंटरवल सेम हुआ तो ये जो भी डिस्टेंसेस थे, ये डिस्टेंसेस मान लेते हैं, ये अगर h है तो बेटा ये 3h होगा, 1:3 के फॉर्म में था ना, तो अगर ये h कवर करेगा तो ये 3 गुना करेगा, नीचे वाला 5 गुना करेगा, इसका 3 गुना ये करेगा, इसका 5 गुना उसके नीचे वाला करेगा, इसका 7 गुना उसके नीचे वाला करेगा, है ना, यही बात हुई। ठीक है, तो यानी हमें ये बताना है कि जो सेकेंड ड्रॉप है ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, यानी हमें 3h की वैल्यू बतानी है। फिगर देख के नहीं लग रहा कि h + 3h = 5 मीटर, h + 3h = 5 मीटर, लिख सकते हो 4h = 5 मीटर, h = 5/4। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना था कि इस इंस्टेंट पे सेकेंड ड्रॉप कितना ऊपर है। 3h तो ऊपर है, यानी 3h की वैल्यू क्या होगी, 3 × h की वैल्यू क्या है, 5/4, 5 3 जा 15, 15/4, 4 3 जा 12, 12। ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, 15 है ना, 4 3 जा 12, 3.0, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 3.75 मीटर। ऑप्शन देखो कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन सी, 3.75 मीटर। सबको समझ में आ गया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक बार फिर से आपको जहाँ नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।